Hello friends, welcome to the professional course Chartered Accountancy and thank you for putting trust in Instacom. Okay, myself Bhavi Bhatt and I will be taking up mathematics and statistics. You must be knowing in CA Foundation paper 3 is of mathematics, logical reasoning, and statistics. So this paper consists three parts. You can say maths, logical reasoning, and statistics. So this mathematics and statistics part will be taken up by me. Maths will be of 40 marks, logical reasoning will be of 20 marks, and statistics will be of 40 marks. This is the weightage, or you can say blueprint. Okay, this paper is of objective type, means multiple choice question will be there with 4 options. You need to select the most appropriate option out of available 4, and on each correct answer you will get 1 mark. On each incorrect answer you will get negative 0.25. Okay, that means if you are not 100% sure, then it is better you skip the question, but don't give wrong answer, because one wrong answer will cost you 0.25. 4 such wrong answer will cost you 1 mark which you have earned out of the correct answer. Okay, so there is total 100 marks. To clear the subject you need to obtain minimum 40 marks. इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल पेपर में आपको 40 मार्क लाने हैं. हाँ, लेकिन 4 पेपर को कंसीडर करें तो टोटल 400 में से एग्रीगेट 200 आपको लाना है. तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो पेपर है, पेपर 3, उसमें आप मिनिमम से ज्यादा मार्क्स लाओ कि किसी और पेपर में वो कॉम्पनसेट कर सके एग्रीगेट में आपको एडवांटेज पे. तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 80 मार्क्स जो है वो मैं कवर करने जा रहा हूं. थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी मैं दे दूं आपको. तो यहां पर ये सिचुएशन है कि मैथ्स इज कंसीडर्ड एज द टफेस्ट सब्जेक्ट. मतलब ये जो पूरा सीए फाउंडेशन के 4 पेपर्स है और उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, उसमें मैथमेटिक्स को सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आप वो जो मैथमेटिक्स है वो 10th के बाद आपने पढ़ा नहीं है, उसकी वजह से आप आउट ऑफ टच हो, उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. उसका लेवल भी थोड़ा टफ है. सो फॉर द स्टैटिस्टिक्स पार्ट इज कंसर्न, गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स वोंट हैव एनी डिफिकल्टी और एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो भी पढ़ के आए हैं मोर और लेस वही फिर से यहाँ पर पढ़ना है. हाँ, उसका डेप्थ का लेवल है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग है. डेप्थ ज्यादा है और क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के पूछते हैं. वेरी कॉन्सेप्चुअल, इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. इसके पूरा सब्जेक्ट हमको फिर से पढ़ना तो पड़ेगा, यू कांट से कि इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन गुजरात बोर्ड स्टूडेंट के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है. और सीबीएसई स्टूडेंट जो है, सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये दोनों मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों डिफिकल्ट बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो काफी प्राइमरी लेवल पे पढ़ा था. और एक चीज,
लॉजिकल रीजनिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप एनी लेक्चर ऑफ एलआर, बट इट इज very simple and large many students are expecting 20 out of 20 or you can say 18 or 19 marks from LR itself. तो LR काफी important है पास होने के लिए और होता भी बहुत सिंपल है. Okay, so now we are moving to the subject. So my subject is mathematics and statistics. I am starting with mathematics. See, in mathematics, there are so many different chapters, and in-depth coverage will be there also. लेकिन हम शुरू करेंगे सबसे सिंपल चैप्टर, और ऐसा चैप्टर जो हर चैप्टर में उसका कहीं ना कहीं यूज है. मतलब ये सिलेबस का तो पार्ट है ही, एज अ चैप्टर भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी इसका यूज है. मतलब ये बहुत बेसिक लेवल का चैप्टर है. अब मैथ्स ऐसा नाम सुनते ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि सर हमने कॉमर्स लिया ही इसकी वजह से था कि मैथ्स नहीं पढ़ना था, तो सीए जाके फिर से मैथ्स आ गया. इट हैपेंस, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी. थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम मैनेज करने वाले हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, हाँ, तो हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं. ये ऐसा चैप्टर है आप सभी ने कहीं ना कहीं इससे पहले भी आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है. पढ़ा तो छोड़ो, आपने इसका यूज भी किया है. आप रेगुलरली ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हुए ही आगे बढ़े हो. तो कुछ नई चीज नहीं है, जस्ट वी नीड टू स्टडी इट फॉर्मली अगेन. बस इतना ही, हम इसको फिर से सीख रहे हैं. तो आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल है. ठीक है. अच्छा, चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूं, वो है इंडाइसिस. अच्छा, देखते हैं. सपोज if you are asked that a into a into a, ऐसे आपको n टाइम्स a लिखना है. how many times? n टाइम्स. तो a into a into a n टाइम्स को मुझे लिखना है. मैं कैसे लिखूंगा? इट्स वेरी सिंपल. यस, यू मस्ट बी नोइंग. यू कैन से इट इज a raised to n. इतना कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. मैथमेटिक्स में कई सारी चीजें बहुत डिटेल में जो उसको लिखना है, उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए उसको नोटिफाई कर लेते हैं. तो सिंपल तरीके से लिखा जाता है. जैसे आपको मालूम है कि 5 into 4 into 3 into 2 into, इतना लिखने की जरूरत नहीं. यू जस्ट राइट 5 factorial. So it is just another way of representing the things. So a into a n times can be written as what? A raised to n, where a is called base and n is called index, or you can say power, or you can say exponent. Okay, ये सबको मालूम है. a raised to n, a is a base, n is index, or you can say power or exponent. Okay, पता था सबको? ठीक है. दूसरा, ये भी आपको मालूम है. if I write a raised to m into a raised to n, मतलब a into a n टाइम्स है. ऐसे पहले a into a m टाइम्स है, और उसके बाद फिर से into a n टाइम्स है. तो टोटल a कितनी टाइम्स हुआ? तो a होगा m प्लस n टाइम्स. तो यहां कितने a है मल्टीप्लाई करके लिखे हुए? आप बोलोगे m प्लस n टाइम्स a लिखे हुए हैं.
दैट मींस इट बिकम्स a raised to m plus n। इसको ऐसा बोलते हैं when base are same and it is multiplication then powers be added, so a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। याद रखो बेस सेम होने चाहिए और यहां मल्टीप्लिकेशन का मार्क होना चाहिए। दैट मींस इसके साथ साथ जो स्टूडेंट को सब पता होता है, हाँ ये तो मालूम है वहां पर मिस्टेक नहीं करते, क्या है वो तो पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं है। समझ में आया? कभी भी आपको नहीं है क्या वो पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है वो मालूम है, नहीं है वो आप कर लेते हो कि यही होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं पर a raised to m plus a raised to n, can you say it is equal to a raised to m plus n? ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। a raised to m plus a raised to n is equal to a raised to m plus n, कभी नहीं बोल सकते, ये नहीं होता। फिर भी कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो मैं पहले बता दूं कि क्या है वो तो पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं है वो भी ज्यादा मालूम होना चाहिए। सो a raised to m into a raised to n, बेस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स को ऐड करेंगे। सो a raised to m यहां मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो a raised to m is not equal to a raised to m plus n। सेम वे थर्ड पॉइंट, a raised to m divide by a raised to n, then it will be a raised to m minus n। At the same time I must write a raised to m minus a raised to n is not equal to a raised to n minus n। ये नहीं होता है, ये समस्या हमेशा आती है, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सो बी केयरफुल ओवर हियर। ओके, न्यू पॉइंट नंबर 4, a raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into m। a raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into n। यहां पर भी मैं बता दूं कि क्या नहीं है, but you cannot say a raised to m raised to n is not equal to a raised to m whole raised to n। ये दोनों एक चीज नहीं है भाई। means 3 raised to 2 raised to 3 and 3 raised to 2 raised to 3 is a different thing। 3 raised to 2 raised to 3 is 3 raised to 2 into 3 6 and 3 raised to 2 raised to 3 is 3 raised to 2 raised to 3 का मतलब 8 होता है, तो ये 2 raised to 3 जो है वो 8 हो गया। And you know 3 raised to 6 is not equal to 3 raised to 8। So be careful, क्या है ठीक है वो तो पता होना ही चाहिए, क्या नहीं होता है वो ज्यादा मालूम होना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर, नंबर 5। ओके, a into b whole raised to n। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का पावर कॉमन है, तो आप पावर को स्प्लिट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड इट कैन बी रिटन एज a raised to n into b raised to n। Same way, if I write a upon b whole raised to n, then also it will be a raised to n divided by b raised to n। मतलब मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आप कॉमन पावर को स्प्लिट कर सकते हो टर्म्स पर, लेकिन the same thing is not allowed
suppose it is a plus b whole raised to n, then it will not be equal to a raised to m plus b raised to n. Of course for plus or minus both. सर ऐसा नहीं होता? नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। कभी भी किसी भी टीचर ने आपको कभी ऐसा नहीं बताया है, लेकिन आप गलती से करते रहते हो। ये कभी नहीं होगा। जैसे कि देख लेते हैं a plus b the whole raised to 2. You must be doing, क्या आप इसको ऐसे लिखते हो a square plus b square? नहीं, आप क्या लिखते हो a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, हम ऐसा लिखते हैं। That means a plus b whole square is not equal to a square plus b square. So based on this, now you all are agreeing this is only applicable for multiplication or division, not for addition or subtraction. Okay. Second, चलिए कुछ डिस्कस करते हैं आपका बेसिक नॉलेज। If I say a raised to 0, what is answer? Sir, any base power 0 is 1. Okay. Now I am changing the situation. Base is 0, power is any number, means 0 into 0 into 0 into 0 n times. अरे भाई कितनी भी बार 0 को मिला दो, वो 0 हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 raised to n is 0। अब चैलेंज ये है कि what is 0 raised to 0? Few people are of the opinion सर 0 है पावर में मतलब आंसर 1 आएगा, लेकिन बेस में 0 हो तो कोई भी पावर आंसर 0 होना चाहिए। यहाँ 1 होगा या 0 होगा? सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत मेहनत मत करो, ठीक है? इट इज नॉट डिफाइंड येट। दुनिया भर के मैथमेटिशियन ने मिलकर बोल दिया है कि भाई इसका डेफिनेट आंसर अवेलेबल नहीं है। सो मैथमेटिक्स के कुछ अनडिफाइंड फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म है ये 0 raised to 0। ओके, एक और चीज लेते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा कि सपोज मैं ऐसा लिखूं a raised to m, तो इसका मतलब होता है 1 upon a raised to minus m। यस और नो? a raised to m, लेकिन मैं उसको ये जो 1 upon में लिख रहा हूं, मतलब ये जो न्यूमरेटर है उसमें से मैं डिनोमिनेटर में इसको ट्रांसफर करूंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सेम वे सपोज इट इज 1 upon a raised to m और मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा a raised to minus n, मतलब पावर का साइन डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में चला गया तो साइन चेंज हो गया। प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, a upon b whole raised to n can be written as b upon a whole raised to minus m. Agreed? Yes. Why? Because a raised to m, b raised to m, ये रूल के हिसाब से। और जब मैं इसको इंटरचेंज करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब b raised to minus m a upon a raised to minus m।
और उस हिसाब से मैं लिखने जाऊंगा तो कॉमन पावर में ले सकता हूं, तो b अपॉन a रेज टू माइनस n। यहां आपको क्या एक चीज याद रखनी है, जब भी पावर मतलब जब भी हम ये वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, मतलब न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो उसको हम बोलेंगे एज ए वर्टिकल ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, मतलब ये इन हाउस है, हम अपने लिए बोल रहे हैं, ये इन हाउस वर्ड है, वो ऐसा कोई टेक्स्ट बुक में या कोई रेफरेंस बुक में या कोई मैथमेटिक्स की बुक में नहीं है। हम अपने हिसाब से, अपने क्लासरूम के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि इसको हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसफर। और जब वर्टिकल ट्रांसफर मतलब न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर में पावर जो है उसकी साइन चेंज होगी। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है, पावर की साइन चेंज होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट। अच्छा, अभी लेते हैं कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए सर्ड्स के लिए कि इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये सर्ड फॉर्म को मुझे इंडेक्स फॉर्म में रखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a रेज टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, तो a रेज टू 1/2। अच्छा, तो क्यूब रूट ऑफ a के लिए क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली a रेज टू 1/3। दैट मीन्स nth root of a can be written as a raised to 1/n। और मैं ऐसा बोलूं कि nth root of a raised to n, then it can be written as a raised to m/n, क्योंकि ये जो nth रूट है वो तो 1/n हो जाएगा, लेकिन a raised to m का होल पावर 1/n, तो m into 1/n will give you m/n। ओके, 10th पॉइंट। सपोज एक चीज आप सबको मालूम है कि a स्क्वायर, और यू कैन से a स्क्वायर इक्वल्स टू b है, a स्क्वायर इक्वल्स टू b। तो मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे सर a स्क्वायर b है तो a मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो a स्क्वायर का a हो जाएगा और b का स्क्वायर रूट जो है वो रूट b हो जाएगा। वेरी फाइन। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये रहा हमारे पास एक नॉलेज है, b रेज टू 1/2, मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू b, देन a इक्वल्स टू b रेज टू 1/2। एग्रीड? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान से लिखिएगा। सेम वे सपोज a क्यूब इज b, तो क्या होगा, a इक्वल्स टू, आप बोलोगे b रेज टू 1/3। सपोज यहां पर a रेज टू m इक्वल्स टू b है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b रेज टू 1/m। दैट मींस हम क्या करते थे और क्या कर रहे थे, a स्क्वायर इक्वल्स टू b है, तो a मुझे चाहिए, तो ये 2 को मुझे रिमूव करना है। रिमूव जब हम करते हैं तो ऑपोजिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे, ऑपोजिट साइड पे, तो b का पावर जो है वो 2 है तो 1/2 हो गया, 3 है तो 1/3 हो गया, m है तो 1/m हो गया। मतलब जब आप इक्वालिटी की दूसरी साइड पे पावर को ट्रांसफर करते हो तो उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। तो जैसे यहां जो ट्रांसफर किया था न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, उसको मैं बोला था वर्टिकल ट्रांसफर। ऐसे ही इक्वालिटी की ऑपोजिट साइड में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर।
एंड इन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर पावर की साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये a रेस टू 2 है तो b में मैंने ट्रांसफर किया a इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1/2। a क्यूब इक्वल्स टू b, देन a इक्वल्स टू b रेस टू 1/3। a रेस टू m इज b, देन a इक्वल्स टू b रेस टू 1/m। दैट मींस वर्टिकल ट्रांसफर में साइन चेंज होती, पावर की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में रेसिप्रोकल हो जाता है। तो उसी ग्राउंड पे एक और पॉइंट, सपोज a रेस टू m/n इक्वल्स टू b, then a will be equal to b raised to m/n, m/n का रेसिप्रोकल n/n। और कुछ जनरल पॉइंट भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि सपोज a रेस टू n equals to b raised to n, means power are same, इक्वालिटी का साइन है, ऑफ कोर्स बेस आर डिफरेंट, लेकिन a रेस टू n इज इक्वल टू b रेस टू n है, तो आप गारंटी बोल सकते हो कि a मस्ट बी इक्वल टू b। सेम वे a raised to n is equal to a raised to n। देखो यहां पावर सेम था तो बेस मस्ट बी इक्वल, बेस सेम है तो इसका मतलब n और m एक ही चीज होने चाहिए, तो n मस्ट बी इक्वल टू m। तो ये भी एक चीज है कि when powers are same, sign is of equality, powers are same, base will be equal, when base are same, powers can be equated, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। ये कुछ बेसिक बैकग्राउंड जो है इंडाइसिस का, ये आपको पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन दिस यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चन का मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं उसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कुछ थोड़े मीडियम लेवल के डिफिकल्ट है और कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसमें आपको काफी कुछ सोचना पड़ेगा। जो ऐसी कैटेगरी के है, मैं आपको क्वेश्चन का जो स्टडी मटेरियल पीडीएफ भेज रहा हूं उसमें से आप चेक कर लो, मैं नंबर दे दूंगा कि आप कितने इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मीडियम और डिफिकल्ट दोनों, वो मैं लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू very much for today's session. We'll meet in next session.